हेलो गाइस, वेलकम टू अवियान IAS अकेडमी। माई सेल्फ पूजा, UGC नेट फैकल्टी हियर। तो आज हम न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं, जो है हमारा पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन। तो हम बात करते हैं पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन की। तो पब्लिक हेल्थ हमारा होता क्या है? पब्लिक हेल्थ एक हमारा एस्पेक्ट होता है जो हमारी या तो इंटायरली पॉपुलेशन को, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है, या फिर हो सकता है कि पॉपुलेशन के किसी एक पार्ट को अफेक्ट करता है। तो जो ये हमारी टर्म्स है तीनों, पॉपुलेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ये सारी ओवरलैपिंग टर्म्स है जो तीनों एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं। अगर हम पब्लिक हेल्थ को डिफाइन करते हैं तो पब्लिक हेल्थ हमारी एक आर्ट या फिर साइंस है जो हमारी गुड हेल्थ को प्रमोट करती है या फिर प्रोटेक्ट करती है हमारी हेल्थ को बीमार होने से, हमारी इम्यून सिस्टम पे इफ़ेक्ट होने से, और हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको एनहेंस करती है। पब्लिक इज़ रिलेटेड टू सोसाइटी। हेल्थ इज़ अ टर्म विच इन्वॉल्व सम पैरामीटर्स, जिसमें हमारा आता है सोशल पैरामीटर्स, मेंटल पैरामीटर्स, फिजिकल पैरामीटर्स। उसके अलावा हमारा होता है स्पिरिचुअल एंड इमोशनल पैरामीटर्स। वहीं पर न्यूट्रिशन को हम डिस्क्राइब कर चुके हैं कि न्यूट्रिशन हमारी क्या प्रोसेस होती है और उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन एक कंबाइंड टर्म है, तीनों ओवरलैपिंग फैक्टर्स है जो तीनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन का जो कॉन्सेप्ट है उसका रोल क्या है हमारी सोसाइटी में, उसके बहुत सारे रोल है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सोशियो डेमोग्राफिक चेंजेस की। कुछ जगह होती हैं जिनका डेमोग्राफिक या फिर वहाँ की कंडीशंस अलग होती है, कुछ जगह होती है वहाँ की कंडीशंस अलग होती है। फॉर एग्जांपल इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का इन्वायरमेंट अलग है इन कंपैरिजन ऑफ फॉरेन कंट्रीज़। तो उसी के साथ साथ इंडिया की जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो अलग हैं फॉरेन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। उसके अलावा हम दूसरे स्टेटस की बात करते हैं तो इकोनॉमिक स्टेटस भी इसको अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं या फिर कुछ फैमिलीज़ होती है जो हायर इनकम ग्रुप से होती है, कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो लोअर इनकम ग्रुप से हैं, या कुछ मीडियम इनकम ग्रुप से हैं। तो जो उनका फैमिली का इनकम स्टेटस है या फिर जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी उनके न्यूट्रिशन को अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जिनका इकोनॉमिक स्टेटस या फिर हम बोल सकते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वहाँ के अगर हम खाने की बात करते हैं तो उनके खाने में बहुत डिफरेंस है इन कंपैरिजन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, जिसका एग्जांपल हमारा इंडिया भी है। अगर हम इंडिया के नेचर की बात करते हैं तो हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो हैवी इंक्लूड होना चाहिए, बट इंडिया में अगर एक मेजर फैक्टर की हम बात करते हैं जो हमारे न्यूट्रिशन को अफेक्ट करता है, वो होता है कि वेस्टर्न जो डाइट है उनको अपनाया जा रहा है यहाँ पे। वो भी एक कंडीशन होती है जो न्यूट्रिशन को अफेक्ट करती हैं। दूसरा आता है कि जो हमारी ट्रेडिशनल डाइट्स हैं, ट्रेडिशनल डाइट हमारी न्यूट्रिशनली एडिक्वेट होती थी, बट वही अर्बनाइजेशन होने के बाद और वेस्टर्न कल्चर को अपनाने के बाद उन डाइट्स को चेंज कर दिया गया है। और जैसा जैसा वेस्टर्न डाइट्स को अपना रहे हैं उन जो डाइट हैं वो उनमें स्टार्च की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, स्टार्च में शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, सोल्ट की क्वालिटी ज़्यादा होती है। तो अगर शुगर लेवल ज़्यादा होगा तो डायबिटीज़ हो सकती है, सोल्ट ज़्यादा होगा तो हाइपरटेंशन, जो कि आजकल इंडिया में चल भी रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्क हाइपरटेंशन का। तो ये सब चीज़ें होती है जो हमारे सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स जो होती हैं वो इंक्लूड करती हैं। जो कम डेवलप्ड कंट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उनमें एक फैक्टर जो मेन देखा गया है आजकल, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे डेवलपिंग कंट्रीज़ में एक रिस्क फैक्टर देखा जाता है, वो हमारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का होता है। अब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हमारी होती क्या है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हमारी वो सारी डिजीज़ जो हमारे हार्ट से रिलेटेड होती है। हाइपरटेंशन, जो हमारा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, या फिर BP का लो हो जाना, हार्ट अटैक की कंडीशन बढ़ रही हैं, हार्ट फेलियर की कंडीशंस बढ़ रही हैं। तो ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे न्यूट्रिशन जो हमारा वो प्रॉपर नहीं है, उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। कैंसर की बात करें तो उसके भी रिस्क जो हैं इंडिया में बढ़ रहे हैं। प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के तो बहुत ज़्यादा केसेस आज के टाइम पे इंडिया में अवेलेबल हैं। तो ये कुछ कंडीशन है, मेनली ये ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को। इन कुछ डिजीज़ के अलावा अब बात हमने की थी मेल न्यूट्रिशन की, वो मेल न्यूट्रिशन भी अब जब हम प्रॉपर न्यूट्रिशन इनटेक नहीं करते हैं तो उस केस में हो जाता है। अगर लो इनकम ग्रुप की बात करते हैं तो उनमें ज़्यादा कंडीशन होती है अंडर न्यूट्रिशन की। वहीं पे हायर इनकम ग्रुप की बात करते हैं
तो उसमें ज़्यादा देखा जाता है इन कंपैरिजन ऑफ अंडरवेट। ओवरवेट की कंडीशन होती है, ओबेसिटी की कंडीशन होती है। अब अगर हम सिर्फ ओबेसिटी की बात करते हैं तो इन केस ऑफ ओबेसिटी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जो एसोसिएट करती हैं ओबेसिटी से। फॉर एग्जांपल हमारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, डायबिटीज़, स्ट्रोक, ये सारी डिजीज़ हैं जो हमारी ओबेसिटी से रिलेट करती हैं। कुछ कंसेप्ट्स होते हैं हमारे पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में, कुछ डेफिनेशंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पब्लिक हेल्थ को हमने डिफ़ाइन किया था कि एक साइंस और आर्ट होती है जिससे हम किसी भी डिजीज़ से प्रिवेंट करते हैं खुद को, किसी भी इल इफ़ेक्ट से प्रिवेंट करते हैं खुद को, ताकि हम अपनी हेल्थ को नेगेटिव वे में ले जाने की बजाय एक पॉजिटिव जोन में लेके जा सकें। जो भी ये पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन का कंसेप्ट है ये इसी कारण से इंट्रोड्यूस हुआ था, क्योंकि जो भी रिसर्चेज आज के टाइम पे हुई या कुछ टाइम पहले भी हुई इंडिया में, तो उसमें पहले तो मेन फोकस किया जाता था एनर्जी इनटेक पे। उसके बाद जब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कही, PEM प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन को डिटेक्ट किया गया। और आज के टाइम पे विटामिन डी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी चल रही है, तो उसके बाद कंसेप्ट आ गया हमारा मैक्रो के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी पे भी ध्यान दिया गया। तो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में एक मेन एरिया को टारगेट करके उसका न्यूट्रिशनल असेसमेंट किया जाता है, सो दैट वहाँ पे कोई रिस्क फैक्टर हो तो उसको पहले ही ठीक किया जा सके, और अगर पहले से वहाँ पे कोई रिस्क फैक्टर के कारण कोई बीमारी है या फिर कोई मेल न्यूट्रिशन की कंडीशन है तो उसको ठीक किया जा सके। क्योंकि आज के टाइम पे कम्युनिकेबल डिजीज़ के अलावा नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं हमारी हेल्थ को। अब ये चीज़ें भी देखी जाती है कि जब भी हम कोई भी असेसमेंट करते हैं तो हमें उस चीज़ में दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक होती है हमारी रिलायबिलिटी, दूसरा होता है हमारा वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी, कि जो हम असेसमेंट कर रहे हैं वो या तो कोई सर्वे के थ्रू कर रहे, गवर्नमेंट कर रही है या फिर कोई प्राइवेट बॉडी कर रही है, तो जो वो असेसमेंट हो रहा है वो एक्यूरेट हो, ताकि उसके जब हम प्रिवेंशन करेंगे या उसको लेके जो भी स्टेप्स हम लेंगे वो सारे सही हों। तो जो 3 टर्म्स हमारी मेन आती हैं, जिसमें फर्स्ट आता है हमारा रिस्क असेसमेंट, जो मैंने अभी बात की कि असेसमेंट करने से पहले एक रीज़न होता है असेसमेंट करने का कि वहाँ पे अगर किसी बीमारी का रिस्क है तो उसको हम पहले ही असेस कर सकें। अब उसके असेसमेंट के बाद दूसरी चीज़ आती है हमारी रिस्क मैनेजमेंट। हमने किसी जगह पे एक रिस्क फैक्टर को देख लिया, फॉर एग्जांपल विटामिन डी की डेफिशिएंसी एक एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमें पता है कि रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया की कंडीशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब ये तो है नहीं कि हम असेसमेंट करके उस चीज़ को वहीं पे रोक देंगे, और ये भी नहीं है कि जो हमने असेसमेंट किया वो हमने जनरली कर दिया, उसका कोई एविडेंस नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान देनी होती है कि जो भी असेसमेंट हम करते हैं वो एक एविडेंस के बेसिस पे होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर अगर विटामिन डी की ही मैं बात करूं तो एक क्लिनिकल बायोकेमिकल टेस्ट हमें कराना चाहिए ताकि उनकी प्रॉपर रेंजेस का पता चले। उसके बाद असेसमेंट होने के बाद हम उस चीज़ को वहीं पे नहीं छोड़ सकते हैं, हमने एक्शन कर दिया तो फिर उसका हमें मैनेजमेंट भी करना है। मैनेजमेंट में क्या करते हैं, हम उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट बनाते हैं ताकि हम उस कंडीशन को ठीक कर सकें। अब ये हमारे 2 ग्रुप्स हो गए, एक है हमारा रिस्क असेसमेंट, दूसरा है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। अब इन दोनों को जो रिलेट करता है वो हमारा तीसरा ग्रुप होता है, दैट इज रिस्क कम्युनिकेशन। रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क कम्युनिकेशन, ये तीनों एक फ्रेमवर्क को शो करते हैं जो हमारे रिस्क एनालिसिस को करता है। अब जो रिस्क कम्युनिकेशन है हमारा, उसका काम क्या है? इसका काम है हमारे असेसमेंट से हमारे मैनेजमेंट के बीच का जो इंटरेक्शन होगा, जो उनके ओपिनियंस होंगे, उनको शेयर करने का। फॉर एग्जांपल जिस चीज़ को लेके हम असेसमेंट कर रहे हैं उसके मैनेजमेंट के लिए भी हम उन्हीं चीज़ों को कंसिडर करेंगे। ये नहीं है कि हम आयोडीन की डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं और वहाँ पे मैनेजमेंट के लिए हम किसी दूसरे न्यूट्रिएंट की इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं। तो इसलिए रिस्क असेसमेंट के साथ साथ उसके मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। अब पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में डाइट के रिगार्डिंग कुछ सोशल डिटर्मिनेंट्स भी होते हैं।
अब अगर हम सोशल डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं तो सबसे छोटा जो ग्रुप आता है वो होता है हमारा इंडिविजुअल ग्रुप। इंडिविजुअल के हमें न्यूट्रिएंट इनटेक देखना होता है। फॉर एग्जांपल ये सबसे छोटा सबसेट है जो इसमें हमारा इंडिविजुअल है, हम इंडिविजुअल का न्यूट्रिएंट इनटेक देखते हैं। उसके बाहर का जो सबसेट होता है उसमें न्यूट्रिएंट कंपोजिशन देखा जाता है कि जो वो डाइट ले रहे हैं उसमें कौन से न्यूट्रिएंट का कितना कंपोजिशन है। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट इनटेक में हमने एक इंडिविजुअल का देख दिया कि इन्होंने इतना न्यूट्रिएंट का इनटेक किया, इनके रिक्वायरमेंट इतनी थी, उसके कंपैरिजन में उन्होंने इतना कर लिया। अब न्यूट्रिएंट कंपोजिशन में हम क्या देखेंगे, न्यूट्रिएंट कंपोजिशन में हम देखेंगे कि जितना उन्होंने इनटेक किया उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी कितनी है, कार्ब्स की क्वांटिटी कितनी है और इसके साथ साथ जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन या हमारी जो डाइट है उसके डिटर्मिनेंट्स होते हैं। इंडिविजुअल और न्यूट्रिएंट कंपोजिशन के बाद जो एक और पोर्शन हमारा आता है जो हमने शुरू में भी बात की थी, जो हमारा सोशियो डेमोग्राफिक होता है। फॉर एग्जाम्पल जब हमने लेथायरिज्म की कंडीशन की बात की थी तो लेथायरिज्म जो हमारी डिजीज़ थी वो उन जगहों पर ज़्यादा होती है जहाँ पे केसरी दाल का कंजम्पशन ज़्यादा किया जाता है। और अब हमने उसमें बताया भी था कि अगर लेथायरिज्म की कंडीशन एक बार हो जाती है तो उसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए पहले ही हमें केसरी दाल का कंजम्पशन कम करना होता है ताकि हमें लेथायरिज्म की कंडीशन ना हो। इसीलिए कुछ जगह होती है जहाँ की सॉइल में आयोडीन जो का लेवल कम होता है, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ की सॉइल में उतना सफिशिएंट आयोडीन प्रेजेंट होता है जितना डेली बेसिस पे इंडिविजुअल को रिक्वायरमेंट होती है। सोशियो डेमोग्राफिक के साथ साथ दूसरा पैरामीटर जो आता है वो होता है साइकोसोशल। बेसिकली जो रिलेट करता है हमारे जो हमारा सोचना है या फिर हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस है। किसी के कल्चर में किसी फूड पे ज़्यादा इनटेक किया जाता है, किसी के कल्चर में किसी फूड का ज़्यादा इनटेक किया जाता है। तो ये कुछ फैक्टर है जो हमारे साइकोसोशल और कल्चरल में इंक्लूड होते हैं। और जो सबसे बाहर का सबसेट हमारा होता है उसमें हमारा आता है सिविल सोसाइटी, इकोनॉमिक स्टेटस। जो इकोनॉमिक स्टेटस की हमने बात भी की थी जिसमें हमने डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात की थी। तो ये हमारे बेसिकली 4 लेवल्स होते हैं डिटर्मिनेंट्स के, जिसमें जो सबसे स्टार्टिंग वाला होता है इंडिविजुअल बेसिस का। इसका जब हम डायग्राम बनाते हैं तो ये वाला जो पोर्शन सबसे छोटा होता है इसको डेपिक्ट किया जाता है वाइट कलर से। वहीं पे जो न्यूट्रिएंट कंपोजिशन वाला पोर्शन है इसको कहा जाता है माइक्रो सिस्टम। और माइक्रो सिस्टम को डेपिक्ट करने के लिए जो कलर यूज़ किया जाता है वो होता है पेल ग्रे। न्यूट्रिएंट कंपोजिशन के बाद जो सोशियो डेमोग्राफिक का आता है उसको मीजो सिस्टम से डेपिक्ट किया जाता है और इसके लिए जो कवर यूज़ होता है वो होता है कलर जो यूज़ होता है वो होता है मिड ग्रे। और जो सबसे बाहर वाला जोन है जो इसमें हमारा इकोनॉमिक स्टेटस और सिविल सोसाइटी इंक्लूडेड था उसको डेपिक्ट करने के लिए डार्क ग्रे कलर का यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं हमारे डाइट के जो हमें देखने होते हैं। अब बात आती है कि अगर हमें पब्लिक हेल्थ असेसमेंट करना है तो वो किस किस तरह से होगा। तो उसके हमने पैरामीटर्स की बात करी थी हमारी लास्ट क्लास में जिसमें हमने बात की थी ABCD मेथड्स की। तो सबसे पहले जो हमारा आया था एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, उसमें हमने हाइट, वेट, वेस्ट सर्कमफ्रेंस, हेड सर्कमफ्रेंस की बात की थी। डाइट रिकॉल में हमने 24 आवर रिकॉल, फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनियर की बात की थी। तो इस सब के बाद क्लिनिकल मेथड्स की बात की थी जिसमें साइंस एंड सिम्टम्स देखे गए थे। और जो हमारा बायोकेमिकल था जिसमें हमने टेस्ट किए गए थे जो लैब्स में टेस्ट होते हैं। फूड कंपोजिशन की भी हमने बात की कि कितना डेंस है उस फूड में, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसका न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर क्या है। तो ये सारे रिलेशनशिप जो होते हैं ये हमें पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन की स्टडी में देखने होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं हमारी पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में, जनरल जो हमारा डाइटेटिक्स का पोर्शन होता है उसमें भी, जिसमें फर्स्ट हमारा आता है डाइटरी रेफरेंस वैल्यूज़ जिसको DRV बोला जाता है। DRV स्टैंड्स फॉर डाइटरी रेफरेंस वैल्यू। इसका क्या मतलब होता है, ये एक रेंज सेट करी जाती है जिसमें जितना इनटेक हमें लेना है उसकी एक अपर वैल्यू, मीडियम वैल्यू और एवरेज वैल्यू बताई जाती है कि कितना आपके लिए सही है।
डीआरवी के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? सबसे पहला तो एक पब्लिक हेल्थ टूल है, क्योंकि इससे हम आइडिया ले सकते हैं किसी की डाइट अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी का हम असेसमेंट कर रहे हैं, तो उसकी डाइटरी रेफरेंस जो वैल्यूज़ है उसके अंदर आती हैं या नहीं आती हैं। दूसरा, डीआरवीज में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो याद रखना होता है वो होता है कि ये रिकमेंडेड नहीं होती हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल रिकमेंडेड नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप ये नहीं कह सकते हो इस इंडिविजुअल का जो डाइटरी रेफरेंस वैल्यू है वो इतनी होंगी, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं होती, ये हर इंडिविजुअल के हिसाब से अलग होती है। उसके आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, दैट इज PRI। PRI का मतलब क्या होता है? PRI का मतलब होता है पॉपुलेशन रेफरेंस इनटेक, जिसमें हम एक पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन का न्यूट्रिएंट इनटेक देखते हैं कि क्या वो न्यूट्रिएंट इनटेक उसके लिए इनफ है फॉर बीइंग अ हेल्दी इंडिविजुअल। नेक्स्ट हमारा आता है AR। AR का मतलब होता है एवरेज रिक्वायरमेंट। एवरेज रिक्वायरमेंट जो एक इंसान जितना फूड कंजम्पशन कर रहा है वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए इनफ है या नहीं है। पॉपुलेशन रेफरेंस इनटेक में हम एक पॉपुलेशन को ध्यान में रख के करते हैं, वहीं पे जो AR होता है हमारा एवरेज रिक्वायरमेंट, वो इंडिविजुअल के बेसिस पे होता है। नेक्स्ट एक टर्म आती है हमारा एडिक्वेट इनटेक, जिसको हम डिपिक्ट करते हैं AI से। एडिक्वेट इनटेक वो वैल्यू होती है जब हम PRI को सेट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो अगर हम PRI को सेट नहीं कर पाएंगे तो हम एडिक्वेट जो एवरेज रिक्वायरमेंट थी उसको भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हम एक पूरी पब्लिक के रिक्वायरमेंट को नहीं कैलकुलेट कर पाते तो हम एवरेज रिक्वायरमेंट भी इंडिविजुअल की कैलकुलेट नहीं कर सकते उसकी मीन वैल्यू निकाल के। तो उन केसेस में जहाँ पे PRI को हम कैलकुलेट नहीं कर पाए तो उस केस में AI का यूज़ किया जाता है, दैट इज़ एडिक्वेट इनटेक। ये कुछ टर्म्स हैं जो हमारी पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में यूज़ होती है। इसके अलावा हमारी एक टर्म होती है टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल। उसका मतलब होता है कि अपर इनटेक, एक हर चीज़ का एक अपर इनटेक लेवल होता है और एक लोअर इनटेक लेवल होता है, कि अगर आपने इससे ज़्यादा कंज्यूम की तो वो भी आपके लिए हानिकारक होगी और आपने उससे कम कंज्यूम की तो वो भी होगी। तो जो अपर इनटेक लेवल होता है वो होता है कि हाईएस्ट लेवल कितना है कि इस चीज़ को आप कितना कंज्यूम कर सकते हो, इस फूड ग्रुप को आप कितना कंज्यूम कर सकते हो, या कितना न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप कितना इनटेक कर सकते हो। हाईएस्ट वो होता है आपका टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल। ABCD मेथड्स के बाद फिजिकल एक्टिविटी भी जो है इंडिविजुअल की वो भी मेजर करी जाती है। उसके लिए हमें कुछ चीज़ें मेजर करनी होती है। फॉर एग्जांपल उसकी एक्टिविटी का टाइप क्या है। फॉर एग्जांपल ही इज़ सेडेंट्री, मॉडरेट और हैवी वर्कर। सेडेंट्री में मोस्टली इंक्लूड होते हैं वो लोग जिनका ज़्यादातर घूमने फिरने का काम नहीं होता है, बैठने का काम होता है, या जैसे हमारे टीचर्स होते हैं या फिर स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं, स्टूडेंट्स को पूरा दिन बैठ के क्लास अटेंड करनी पड़ती है, तो वो जो इंडिविजुअल है वो हमारे इंक्लूड होते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल में। मॉडरेट होते हैं जो मीडियम में आते हैं, ना वो सेडेंट्री होते हैं ना वो हैवी वर्कर होते हैं। अगर हम हैवी वर्कर की बात करते हैं उसमें जो हमारे लेबर्स होते हैं जो पूरा दिन काम करते हैं, हैवी वर्क करते हैं, वो हमारे इंक्लूड होते हैं हैवी वर्कर्स में। तो उनके बेसिस पे, उनकी फिजिकल एक्टिविटी के बेसिस पे उनका एनालिसिस करा जाता है। उसके अलावा कुछ चीज़ें जैसे उनकी इंटेंसिटी, उनका फ्रीक्वेंसी कितना है, ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन तक वो काम कर रहे हैं, या फिर वो कॉन्टेक्स्ट कौन सा है जहाँ से वो काम करते हैं। कॉन्टेक्स्ट की जहाँ पे हमने बात की थी तो हमने बात की थी कि कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है वो कौन सी जगह है जो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट है, कि वो एक ऑफिस है जहाँ पे AC लगा है, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है, और एक लेबर है जो बाहर काम कर रहा है धूप में, तो उसी के बेसिस पे उनका सबका असेसमेंट किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी हमारी पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन की। इन इंपॉर्टेंट टर्म्स के बाद हम बात करते हैं, हमने डाइट के डिटर्मिनेंट्स की बात की, अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। तो अगर हम हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स की बात करने से पहले हम हेल्थ की डेफिनेशन देखते हैं। तो एज पर WHO इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ एक कंडीशन होती है हमारी, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज। इसका मतलब है एक इंडिविजुअल जब फिजिकली, मेंटली और सोशली
अगर ये तीनों चीज़ें जो होती हैं, इन तीनों एस्पेक्ट्स में वो हेल्दी होता है, दैट इंडिविजुअल इज़ कंसिडर्ड एज हेल्दी इंडिविजुअल। और इसके साथ साथ एक कंडीशन होती है कि उनको कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। अब सबसे पहले अगर हम फिज़िकल डायमेंशंस की बात करते हैं तो हम कैसे देखेंगे कि जो फिज़िकल डायमेंशन हैं वो उनकी सही है, परफेक्ट फंक्शनिंग है उनकी बॉडी की। तो इसके लिए कुछ चीज़ें देखी जाती है। फॉर एग्जांपल क्लियर स्किन इन द सेंस कोई दाने वगैरह नहीं होना, या फिर डल स्किन ना होना, ब्राइट आइज़ हमेशा ब्राइट रहनी चाहिए, लस्ट्रस हेयर मतलब बाल जो होते हैं वो सॉफ्ट होने चाहिए, एक बॉडी पोस्चर जो होता है अच्छा होना चाहिए, इंसान हमेशा थका थका ना लगे, उसकी जो बॉडी मूवमेंट होनी चाहिए वो भी फ्रीक्वेंट होनी चाहिए, उसका ब्रेन भी प्रॉपरली काम करना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है मेंटल डायमेंशन। अब गुड मेंटल डायमेंशन या फिर गुड मेंटल हेल्थ हम किसको बोलेंगे? जब एक इंडिविजुअल किसी भी सिचुएशन में अच्छे से रिस्पोंड करता है तो वो होती है हमारी गुड मेंटल हेल्थ। वहीं पे अगर पुअर मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो वो हमारी फिजिकल डायमेंशन को भी अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंडिविजुअल स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, तो वो कंडीशन उसको लीड कर सकती है हाइपरटेंशन में, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। तो इसीलिए जो हमारा फिजिकल और मेंटल डायमेंशन है वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होती है। जो थर्ड डायमेंशन है हमारी सोशल डायमेंशन की, इसकी अगर हम बात करते हैं तो वो इंडिविजुअल सोसाइटी में कैसे बिहेव कर रहा है। अगर कोई उससे अच्छे से बात करने आता है तो क्या वो उससे अच्छे से बात कर रहा है, क्योंकि एक इंडिविजुअल जो फिजिकली हेल्दी है, मेंटली हेल्दी है, बट उसके पास कोई बात करने आता है वो ढंग से रिप्लाई नहीं करता है, रूडली बात कर रहा है, तो दैट मीन्स दैट इंडिविजुअल इज नॉट सोशली हेल्दी। ये मेन 3 डायमेंशन होती है हमारी हेल्थ की। इसके अलावा हमारी कुछ डायमेंशन आती है जिसमें हमारी स्पिरिचुअल डायमेंशन होती है। जो हमारी स्पिरिचुअल डायमेंशन होती है वो मेनली हमारे रिलेटेड होती है हमारी मॉरल वैल्यूज़ से। वोकेशनल डायमेंशन का मतलब होता है फॉर एग्जांपल वी कैन रिलेट इट टू सक्सेस। अगर हमने इतनी पढ़ाई की है उसके बाद हमें कोई वैसी जॉब नहीं मिल रही है जितनी हम डिज़र्विंग है, या फिर हम फर्दर हमारे फ्यूचर में जिसकी ज़रूरत है, तो उस टाइम पे हम कह सकते हैं वोकेशनली वो इंडिविजुअल हेल्दी नहीं है, बिकॉज़ उन्होंने अपनी पूरी लाइफ वो चीज़ की पढ़ाई करने में दी है और अगर वो उस तरीके की जॉब नहीं पा रहे हैं तो इट मीन्स वोकेशनली ही इज़ नॉट हेल्दी। स्पिरिचुअल और वोकेशनल के बाद ये जो डिटर्मिनेंट्स हमने बात की, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी कैसे अफेक्ट करती है हमारी हेल्थ को? हेरिडिटी का मतलब होता है जीन्स, जेनेटिक, जो हमारे पेरेंट्स हैं उनसे हमें इनहेरिट होके मिलता है। तो कुछ कंडीशन होती है, फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया, या फिर किसी के पेरेंट्स होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होता है, तो चांसेस होते हैं कि जो उनका बच्चा होगा तो उसमें भी वो ट्रेट्स आएंगे कि मे बी उनका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा ना हो। कुछ पेरेंट्स होते हैं या फिर ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं जिनमें प्रोटीन डाइजेशन वो अच्छे से नहीं कर पाते, तो हो सकता है उनका जो बेटा है वो भी प्रोटीन डाइजेशन अच्छे से नहीं कर पाए। उसके अलावा कुछ कंडीशन होती है, फॉर एग्जांपल अगर उनके पेरेंट्स डायबिटिक हैं या फिर उनकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटिक की, तो चांसेस होते हैं कि उनमें भी ज़्यादा रिस्क होगा डायबिटीज़ होने का, ओबेसिटी होने का। हेरिडिटी के बाद अगला जो डिटर्मिनेंट है उसकी हम बात करते हैं तो वो है हमारा एनवायरनमेंट। अब हमारा एनवायरनमेंट हमारे हेल्थ से कैसे रिलेट करता है? फॉर एग्जाम्पल एक प्लेस है जहाँ पे आप रह रहे हो, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, और एक प्लेस है जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो वो आपके हेल्थ को कहीं ना कहीं इन्वर्सली अफेक्ट करेगा और आपको इलनेस कोज करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को वीक करेगा, आपके लंग्स को अफेक्ट करेगा। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती हैं। तो फर्स्ट हमने बात की हेरिडिटी की, सेकंड हमने बात की एनवायरनमेंट की, थर्ड आता है हमारा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल हमारा एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है हमारी हेल्थ का। जो भी हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इनको हम डिजीज़ कंसिडर नहीं कर सकते हैं, PCOS, PCOD, बिकॉज़ ये हमारे लाइफस्टाइल जब हमारा प्रॉपरली नहीं होता है, हम
प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं खाते, हम टाइम से उठते नहीं हैं, हम टाइम से सोते नहीं हैं, तो वो हमारे अफेक्ट करता है हमारे पूरी बॉडी को, और उससे हमारे कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें मेन हमारा हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, क्योंकि डायबिटीज़ में अगर हम सिंपल कार्ब्स का कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हैं वही एक रीज़न होता है हमारे डायबिटीज़ होने का। वो कोई बीमारी नहीं होती है, और अगर हम वहीं पे ध्यान देने लग जाते हैं हमारे खाने पीने का, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो हमारा डायबिटीज़ का डिसऑर्डर है वो ठीक हो सकता है। वहीं पे अगर हम पीसीओएस की बात करते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, उसमें भी जो टैबलेट्स वगैरह होती हैं उतना असर नहीं करती है, वो भी आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से ही होता है। अगर आप प्रॉपर डाइट कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो हमारा पीसीओएस की डाइट होती है उसमें हमें कुछ स्पाइसेस जो होते हैं वो भी इनटेक करने होते हैं, नॉट इन मच क्वांटिटी बट उतनी क्वांटिटी जितनी रिक्वायरमेंट होती है, प्रॉपर एक्सरसाइज के लिए बोला जाता है। तो ये कुछ पैरामीटर्स और होते हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। अब हमारी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे अफेक्ट करती हैं हमारी हेल्थ को। सबसे पहले हम इकोनॉमिक स्टेटस की बात करते हैं। जो हमने बात की, कोई हायर इनकम ग्रुप से होता है, कोई लोअर इनकम ग्रुप से होता है और कोई मीडियम इनकम ग्रुप से होता है। तो जो हायर इनकम ग्रुप से होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं, क्योंकि उनके पास सारी फैसिलिटी प्रोवाइडेड होती है, उनको उतना अमाउंट में पैसा भी मिलता है, तो उनका रहता है कि वो जंक फूड खाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए उनमें ज़्यादा कंडीशन होती है ओबेसिटी की, डायबिटीज़ की, क्योंकि जितना भी जंक फूड होता है उसमें एक तो हाइपरटेंशन इसीलिए होता है क्योंकि उसमें जो हमारा ट्रांस फैट है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, विच लीड्स टू हार्ट डिजीज़, जितनी हमारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं। तो इकोनॉमिक स्टेटस के बाद अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की, एजुकेशन सिर्फ वो एजुकेशन नहीं जो हमें स्कूल में पढ़ाई जाती, कॉलेज में पढ़ाई जाती है, इसके अलावा भी एक हमारी आती है जो अगर हम हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो एजुकेशन रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। हमें इतना पता होना चाहिए कि हमारी हेल्थ के लिए कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, या फिर कौन कौन सी डाइट में हमें कौन सी चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए, कौन सी हमें कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, या वो कौन सी डाइट है जो हमें रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में कंज्यूम करनी चाहिए, ना तो ज़्यादा ना ही कम। एजुकेशन के बाद नेक्स्ट हमारा आता है ऑक्यूपेशन। कई लोग होते हैं जिनकी डे शिफ्ट होती है, वो प्रॉपरली अपने एक्सरसाइज, काम, डाइट सबको मैनेज कर लेते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जिनकी नाइट शिफ्ट होती है। उस केस में उनकी ना चाहते हुए भी जो भी डेली रूटीन होता है वो अफेक्ट होती है और जो उनके हेल्थ पे अफेक्ट करती है। तो इन डिटर्मिनेंट्स के बाद कुछ अलग से टॉपिक्स आएंगे जिसमें हमारा डेमोग्राफी होगा, डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस होगी, या फिर जो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन है उसके रिगार्डिंग क्या क्या स्टेप्स लिए गए, कौन कौन से प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए गवर्नमेंट की तरफ से, उन प्रोग्राम में कितनी डोजेस दी गई, क्या क्या उनको न्यूट्रिशनल या फिर सप्लीमेंट के तौर पे क्या क्या प्रोवाइड किया गया इंडिविजुअल को, जो एडोलसेंट गर्ल होती है, जो इन्फेंट्स होते हैं, या फिर जो लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं, उनके लिए बेसिकली कौन कौन से प्रोग्राम्स आए, तो उन सब की डिस्कशन हमारी नेक्स्ट क्लास में होगी। तो आज के लिए जो हमने कवर किया उतना ही, और आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू।